लेकिन सत्ता में। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी साजिश की जो पाकिस्तान में हो रही है। आमतौर पर आप किसी भी देश में जनहित योजनाएं, राष्ट्रहित योजनाएं, विकास वाली योजनाओं के बारे में सुनते होंगे, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां आतंक हित वाली योजनाओं की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से आहत मसूद अजहर नए मिशन पर जुटा है। जाहिर है पाकिस्तान की ऐसी नीति, नियत और चरित्र को एक्सपोज करने वाली एक नई खबर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ी है, जो इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान की धरती पर महफूज है, न सिर्फ पाकिस्तान में घूम घूम कर अपनी आतंकी जमीन को मजबूत कर रहा है, बल्कि वो ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इसके लिए नए ऑपरेशन पर काम कर रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन 313। आज सत्ता में जैश के ऑपरेशन 313 को डिकोड करेंगे। आपको बताएंगे आखिर मसूद अजहर कैसे मस्जिदों और आतंकी कैंप के निर्माण के लिए फंड जुटा रहा है, रसीद के जरिए पैसे जमा कर रहा है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज हम मसूद अजहर की चंदे वाली साजिश के सबूत दिखाएंगे, जिसमें टेरर फंडिंग वाली रसीद है। ये रसीद दुनिया भर में ट्रेंड हो रही है। इस रसीद की एक डिटेल आपके हम सामने रखेंगे। साथ में मसूद अजहर के डिजिटल जिहाद की कहानी भी आपको बताएंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि मसूद अजहर कितना बेचैन है, कितना घबराया हुआ है और कैसे मसूद अजहर की सभी हरकतों पर पाकिस्तान की पूरी सत्ता खामोश है। पहले मसूद अजहर वाली उस रसीद की चर्चा करते हैं जिसमें टेरर फंडिंग वाली पूरी डिटेल है। ये रसीद आतंकी मसूद अजहर के ऑपरेशन 313 को विस्तृत रूप से बयां कर रही है। तो देखिए ये वो रसीद है और इस रसीद में लिखा क्या है हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये उर्दू में लिखा गया है। तो जैश की टेरर फंडिंग वाली रसीद पर तारीख डली हुई है 17 अगस्त 2025। सत्ता के न्यूज मित्रों को पहले भी हमने बताया था कि जैश मस्जिद निर्माण के लिए चंदा देने की मांग कर रहा था। इस अपील के बाद अब रसीद के जरिए पैसे दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किसी ने 21,000 पाकिस्तानी रुपए दिए हैं, तो किसी ने 2,500 पाकिस्तानी रुपए भी दिए हैं। यानी उनकी जो रसीद है जिसे हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं वो 2,500 की तरह है। इसी तरह पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में रसीद से पैसे जुटाओ कार्यक्रम चल रहा है। जैश की इस साजिश को और विस्तार से समझिए, कैसे लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम कर कर्ज मांगता है, कर्ज के पैसे से अपना पेट भरता है, उसी तरह पाकिस्तान में मौजूद आतंकी मस्जिदों और आतंकी कैंप को बनाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, रसीद के जरिए पैसे ले रहे हैं। आप ये भी देखिए कि कैसे धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह किया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। इस रसीद में लिखा है कि जो अल्लाह की मस्जिदों का निर्माण करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। मस्जिदों का निर्माण करने के बहाने पैसे मांगे जा रहे हैं। जो संस्था पैसे ले रही है उसका नाम है जमात-उद-दावा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यह संगठन आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। आपने इसका नाम पहले भी आतंकी गतिविधियों को लेकर जरूर सुना होगा। ये जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की तस्वीर है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी में मिला दिया गया था। इस तस्वीर से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में जैश ए मोहम्मद की स्थिति क्या हो चुकी है। मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। यही वजह है कि जैश ए मोहम्मद धर्म के नाम पर चंदा मांग रहा है। आप समझिए रसीद वाले पैसे से मसूद अजहर क्या करना चाहता है। इन रसीदों से ये पता चलता है कि जैश संगठन 4,000 मिलियन पाकिस्तानी रुपए इकट्ठा करने की योजना बना रहा है, ताकि वो अपने मदरसे और कैंप एक बार फिर से बना सके और आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा सके। इस ऑपरेशन के तहत हर जैश समर्थक को 21,000 पाकिस्तानी रुपए देना अनिवार्य है। जानकारी के अनुसार इन पैसों से जैश आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए 313 मदरसे और करीब 150 कैंप बनाएगा। ये मदरसे पाकिस्तान में बॉर्डर के इलाकों में बनाए जाएंगे। इस वर्ष के अंत तक पीओके में 30 से ज्यादा हाईटेक मदरसे और कैंप बनाने का टारगेट फिक्स किया गया है। चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इसके लिए फंड आ रहा है। सऊदी अरब, मलेशिया, यूएई और बांग्लादेश समेत कई देशों से करोड़ों की फंडिंग हो चुकी है। फंड को बढ़ाने के लिए डिजिटल अकाउंट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आज आपको ये भी जानना चाहिए कि कैसे फंडिंग के बाद तीव्र गति से मस्जिदों और कैंप का निर्माण किया जा रहा है।
कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि जैश नए आतंकी कैंप के निर्माण में तेजी से जुटा है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का वीडियो है। आज आपको जमात-उद-दावा के बारे में भी जानना चाहिए। सितंबर 2001 में अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा को एक विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। 2002 में पाकिस्तानी सरकार ने भी लश्कर पर प्रतिबंध लगा दिया था। लश्कर पर प्रतिबंध लगने के बाद हाफिज सईद ने जमात-उद-दावा का गठन किया। अब इसी संगठन के नाम पर मसूद अजहर चंदा ले रहा है। सिर्फ रसीद ही नहीं, बल्कि पिछले कई महीनों से डिजिटल पेमेंट के जरिए भी चंदा लिया जा रहा है। मसूद अजहर कुल 313 मरकज बना रहा है। कुछ दिन पहले जैश-ए मोहम्मद का लेटर वायरल हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि उसने 313 मरकज बनाने का मिशन शुरू किया है। 152 मरकज बनाने का मिशन पूरा हो चुका है। एक मरकज बनाने की लागत 1 करोड़ रुपए है। अपील भी की गई थी, मरकज बनाने में मदद करें, जन्नत में अपना घर बनाएं। आतंकी फंडिंग के चक्कर में पाकिस्तान लंबे वक्त तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है, लेकिन ट्रंप के आशीर्वाद के बाद से आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। उन्हें ये लगता है कि इतनी टेरर फंडिंग के बाद भी कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही वजह है कि मसूद अजहर ने खुलेआम 391 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। पता चला है कि अब तक मिली रकम का 80% पैसा डिजिटल वॉलेट से आ रहा है। मसूद ने आतंकी फंडिंग हासिल करने के लिए 250 से ज्यादा ई-वॉलेट्स एक्टिव किए हैं। इनके जरिए पैसा सीधे मसूद से जुड़े करीबी लोगों के खातों में जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक अकाउंट मसूद अजहर के भाई तलहा अल सैफ के नाम पर है, जबकि दूसरा अकाउंट उसके बेटे अब्दुल्ला अजहर के नाम पर है। इन डिजिटल वॉलेट्स को मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबरों से जोड़ा गया था। जिन नंबरों से इन ई-वॉलेट्स को जोड़ा गया है, वो नंबर भी जैश-ए मोहम्मद से जुड़े आतंकियों के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। जैश-ए मोहम्मद हर 3 से 4 महीने में इन वॉलेट्स को बदल देता है। बड़ी रकम को पहले मुख्य वॉलेट्स में जमा किया जाता है, फिर उसे 10 से 15 छोटे वॉलेट्स में बांट दिया जाता है। जैश से जुड़े कुछ दूसरे संगठन भी मसूद के इस ऑनलाइन चंदा अभियान से जुड़े हुए हैं। इससे पहले जैश कमांडर पाकिस्तान की मस्जिदों में नकद चंदा इकट्ठा करते थे, लेकिन अब मसूद ऑनलाइन चंदा जुटाने के लिए मजबूर हुआ है। खबर है कि आतंकी मसूद के तमाम बैंक खातों पर FATF की पैनी नजर बनी हुई है, जिसे देखते हुए पुराने तरीकों से चंदा जुटाना उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। इसीलिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मसूद अजहर को ऑनलाइन फंडिंग वाली तरकीब बताई, ताकि डिजिटल पेमेंट के जरिए वो FATF की नजरों से बचा रहे। मसूद का ये नया फंडिंग नेटवर्क FATF की निगरानी से बचने का ही एक तरीका है, क्योंकि डिजिटल वॉलेट्स पर ना तो स्विफ्ट और ना ही बैंकिंग सिस्टम की नजर होती है। जानकारी के मुताबिक मसूद अजहर को हर वर्ष 800 से 900 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल रही है। वो जिन मरकज के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, उन पर सिर्फ 40 लाख ही खर्च करता है। बाकी का पैसा आतंकियों की ट्रेनिंग और हथियारों की खरीद पर खर्च किया जाता है। पाकिस्तान को लेकर 2 बातें स्पष्ट हैं। पहली ये कि वहां आतंकी कुछ भी करने को आज़ाद हैं, उन पर कोई बंदिशें नहीं हैं। दूसरी बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एक्शन के बाद से सभी आतंकी परेशान हैं, बेचैन हैं। उनकी पीड़ा धमकियों में दिख रही है। अगली खबर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की नई धमकी से जुड़ी हुई है, जिसने बहावलपुर में भीड़ को संबोधित करते हुए जहर उगला है। आप सैफुल्लाह कसूरी के बयान से उसके दर्द को समझिए। सत्ता में अब उस इमरजेंसी की बात जिसका सायरन कोई इंसान नहीं बल्कि कुदरत बजा रही है। इस इमरजेंसी का नाम है जलवायु इमरजेंसी। आज सत्ता में हम न्यूज़ मित्रों के लिए बादलों के सीरियल ब्लास्ट का सबसे नया और डराने वाला एपिसोड लेकर आए हैं, जिसका केंद्र है उत्तराखंड का चमोली। उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने से तबाही के बाद कुदरत की चोट का अगला शिकार बना है चमोली, जहां आधी रात को जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, ठीक उसी वक्त बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब नीचे आया जिसमें 3 गांव में भयंकर तबाही हुई। इस आपदा में कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। यहाँ पर बनी मकानों और दुकानों का भी नामो निशान मिट गया है। वैसे आमतौर पर सितंबर के महीने में देश से मानसून की विदाई हो जाती है, लेकिन मानसून की आखिरी किस्त जाते जाते उत्तराखंड और हिमाचल को ऐसे गहरे जख्म देगी किसी ने सोचा नहीं होगा।
फिर भी जाते हुए ये मॉनसून हम इंसानों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा है। जिम्मेदार कौन है? उत्तराखंड और हिमाचल में बादलों का सीरियल ब्लास्ट क्यों हो रहा है? आखिर पहाड़ी इलाकों में अब बादल बम क्यों बनने लगे हैं? इस पर हमने एक ऐसी वीडियो कुंजी बनाई है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। लेकिन उससे पहले कुछ वीडियो जिसमें हिमालय की नाराजगी और कुदरत का क्रोध है। सबसे पहले चमोली की लेटेस्ट तबाही देखिए, जब 17 सितंबर की रात को चमोली के नंदानगर घाट से बादल फटा और फिर 3 गांवों में चीख पुकार मच गई। कई लोग मलबे में दब गए, 10 से ज्यादा लोग लापता हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है, लेकिन लोगों में डर का जबरदस्त माहौल है। इससे ठीक 2 दिन पहले देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना हुई थी। इससे कई नदियां, नालों को ऐसी ताकत मिली जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर दिया। सहस्त्रधारा के मुख्य बाजार में मलबा आ गया है। इससे 2 से 3 बड़े होटल क्षतिग्रस्त हो गए, कई सड़कें भी इसमें बह गईं। बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर से भी आई थी, जहां सैलाब के बाद मंदिर के परिसर में 1-2 फीट मलबा जमा हो गया और जिस मंदिर के पास तमसा नदी शांत रहती थी वो अपना रौद्र रूप दिखाने लगी। मंदिर इसमें डूब गया। इसी दिन हिमाचल के मंडी में भी बारिश का ऐसा ब्रेक फेल हुआ कि तबाही मच गई। केंद्र बना धर्मपुर बाजार, जहां से होकर जाने वाली सोनखड्ड ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि सब कुछ बहा ले गई। बस स्टैंड पूरी तरह से जलमग्न हो गया। हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं पर कुछ वक्त पहले IIT रुड़की ने एक स्टडी की थी और ये बताया था हिमालय में बादल फटने की ज्यादातर घटना उन इलाकों में होती है जिनकी ऊंचाई आमतौर पर 2000 मीटर से ज्यादा होती है। वैसे तो बादल फटना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पहाड़ों की वजह से हवा और बारिश का पैटर्न बनता है, लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में बादल बार बार क्यों फट रहे हैं। वैसे अक्सर इस सवाल को कुदरत की इच्छा, प्राकृतिक आपदा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जलवायु परिवर्तन जैसे मोटे मोटे शब्दों में दबा दिया जाता है, जिसे आम लोग समझ नहीं पाते और फिर इस पर कोई बहस भी नहीं होती। लेकिन आज समझने की जरूरत है, जलवायु परिवर्तन के बटन को दबाने वाला कौन है? जिन पहाड़ों पर आप शांति और सुकून ढूंढने जाते हैं, उन पहाड़ों को और वहां की प्रकृति को अशांत करने वाला कौन है? इसके लिए हम आपको तबाही के फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जो 3 महीने पहले हिमाचल में हुई, जब कुल्लू में बादल फटने के बाद सैलाब आया। लेकिन सैलाब के साथ सैकड़ों टन लकड़ियां भी बहकर पंडो डैम पहुंच गई। लोग हैरान रह गए और फिर ऐसे कई वीडियो पुष्पा स्टाइल में पेड़ों की अवैध कटाई से जोड़कर वायरल हुए। इन्हें उन जंगलों की लकड़ी बताया गया जो अवैध रूप से काटे गए। वैसे जांच रिपोर्ट में ऐसे दावों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन एक बात स्पष्ट है, वैध हो या अवैध, पहाड़ों में मौजूद जंगल तेजी से काटे जा रहे हैं, जो वहां की जलवायु को बदलने का एक बड़ा कारण है। इन तस्वीरों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आपको देखनी चाहिए, जब अदालत ने कहा था यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि इंसानों का पैदा किया गया संकट है। पहाड़ों पर अवैध पेड़ कटाई ने प्रकृति को क्रोधित कर दिया है। अब वो बदला ले रही है और यही सच है। कुछ वक्त पहले आपने उत्तराखंड के धराली की वो तबाही भी देखी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और कुछ लोगों का पता आज तक नहीं चला। इसमें भी बताया गया क्योंकि नदियों के रास्ते में बड़ी संख्या में होटल, घर और बाजार बनाए गए। नदियों से उनकी जमीन छीनी गई और नदियों ने उसी जमीन को इंसानों से वापस ले लिया। ये सब कारण है जो जलवायु परिवर्तन को ट्रिगर कर रहे हैं। पहाड़ों का शहरीकरण किया जा रहा है। इंसानों के लिए वो सुविधाएं तैयार की जा रही हैं जो आमतौर पर महानगरों और आलीशान होटलों में मिलती हैं। और ये सब तभी संभव है जब जमीन खाली हो। इसके लिए बेहिसाब जंगल काटे जा रहे हैं, नदियों का रास्ता रोककर निर्माण किया जा रहा है और इसके जिम्मेदार हम भी हैं। इसे ऐसे समझिए, पिछले वर्ष 2024 में शिमला में 25 लाख से ज्यादा टूरिस्ट घूमने पहुंचे, जबकि शिमला की आबादी सिर्फ 9 लाख से थोड़ी ज्यादा है। 2024 में हिमाचल के कुल्लू में 35 लाख से ज्यादा पर्यटक गए, जबकि कुल्लू की आबादी सिर्फ 5 लाख से ज्यादा है। और इसी तरह लाहौल स्पीति में भी पिछले वर्ष 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए गए। और ज्यादा टूरिस्ट का मतलब ज्यादा होटल, ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा लालच और ज्यादा पैसा। इसके लिए कुदरत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी पाई पाई प्रकृति इंसानों से समय पर वसूल कर रही है।
और अब भी अगर हम नहीं सीखे तो कई और आपदाएं इंतजार कर रही हैं। ये लगभग 35 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं। NDRF, SDRF, ITBP और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। चित्रमौली में नंदानगर घाट स्थान है, वहां पर गांव में बादल फटा है और बादल फटने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। अधिकांश लोग तो घरों से बाहर निकल आए थे, वो तो सुरक्षित हैं पूरी तरह से। जो लोग नहीं निकल पाए थे, उनको दिक्कत हुई है, वो लोग लापता चल रहे हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आसपास के क्षेत्रों में होंगे या कहीं होंगे, उनको खोजबीन का काम किया जा रहा है। थोड़ा सा इस बार का जो क्लाइमेट सिस्टम है वो इट्स नॉट नॉर्मल। हमने देखा कि कुछ वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस है, तो ये रेनफॉल इंड्यूस्ड जितने डिजास्टर्स है ये आप हर जगह में देख रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग वेदर पैटर्न एंड हमारा एक्सट्रीम जो रेनफॉल, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल हो रहा है इस कारण से। और सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसमें आज कई लोगों का इंतजार लंबा हो गया। काफी दिनों से जिस हाइड्रोजन बम का इंतजार हो रहा था, उसके लिए वेटिंग पीरियड बढ़ा दिया गया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज वोट चोरी वाली सियासी सीरीज के नए एपिसोड लॉन्च किए, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बम वाला एपिसोड मिसिंग था। उन्होंने कहा कि वोट चोरी पर जो हाइड्रोजन बम आने वाला है, अभी वो निर्माणाधीन है, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इससे अलग उन्होंने कुछ आंकड़ों और सबूतों के साथ ये दावा किया कि सत्ता पक्ष वोट चोरी कर रहा है और चुनाव आयोग इसमें सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका में है। इसके लिए दिल्ली में राहुल गांधी ने आज एक प्रेस प्रेजेंटेशन किया। 31 मिनट के इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस और विपक्षी दलों के वोट काट रहा है, उनके वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। इसके लिए राहुल गांधी आज अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को लेकर आए थे जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव में किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का वोट डिलीट हुआ और जिस पर डिलीट कराने का आरोप है, दोनों को कुछ पता नहीं है। ऑनलाइन वोट डिलीट कर दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए 63 साल की गोदाबाई का वीडियो दिखाया। इसमें उन्होंने ये कहा कि उनका वोट डिलीट किया गया, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। गोदाबाई के नाम से फेक लॉगिन बनाया गया, 12 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। इन तथ्यों के साथ राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। इसके साफ सबूत हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। So, first of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being built. कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी
कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। Here's example 2, Suryakant. This gentleman apparently deleted 12 voters in 14 minutes. He filled 12 deletion forms in 14 minutes. Third example, Nagaraj, 2 applications filed and submitted in 36 seconds. राहुल गांधी के आरोप गंभीर हैं। ये सच सामने आना ही चाहिए कि 2023 में आलंद में हुआ क्या था। क्या लोगों के वोट चोरी हुए थे? इसका सच जानने के लिए TV9 की टीम आलंद पहुंची। हमने वहां के लोगों से बात की। एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Suryakant, this gentleman apparently deleted 12 voters in 14 minutes. 2023 में हमारे गांव का एक चुनाव के लिए वोटर लिस्ट ला के गए तो हमारा कार्यकर्ताओं का टोटल 26 लोगों का नाम लेता डिलीट करे था। और कैसा डिलीट हुआ बोल के मैं पूछे तो फॉर्म नंबर 7 भर के सूर्यकांत गोविंद नाम से तुम्हारा 26 लोगों का वोट कट हुआ बोले। सूर्यकांत गोविंद को भी मालूम नहीं, इधर वोटर्स को भी मालूम नहीं। 2023 में वोटिंग अभी 2 दिन होता है तो कभी मालूम पड़ा वोटिंग नाम डिलीट हुआ बोल के। 2 बार वोटिंग किया तो उसके बाद से डिलीट हो गया। सूर्यकांत गोविंद यही गांव का है लेकिन वो गुलबर्गा में रहता। वो एक रिटायरमेंट प्रिंसिपल है। हमारा गांव में एक दिन आता, साल में 1 दिन 2 दिन आता। इनको वोटर्स को मालूम नहीं हो, इसके वास्ते वो प्लान करके उनका नाम लेके ये डिलीट करे सोए। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी के आरोप निराधार हैं। चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर कहा कि सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। किसी भी वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। आम जनता ऐसा नहीं कर सकती, जैसा कि राहुल गांधी ने समझा है। इसी ने यह भी कहा कि वर्ष 2023 में अलंद विधानसभा क्षेत्र में वोट डिलीट करने की कुछ नाकाम कोशिशें हुई थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने खुद FIR दर्ज कराई थी। वैसे वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस आक्रामक है, तो प्रक्रिया बीजेपी की तरफ से भी आई है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जनमत का अपमान कर रहे हैं। में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी हो रही है। And it's a completely organized effort. It's very clear that the Election Commission is involved in this effort and Rahul ji has very clearly exposed it. गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। आज जो इशारा किया है कि ये इस तरह से गलत काम चल रहा है, इसको लोग रोकें। अगर नहीं करते तो फिर बहुत सारी बातें जो राहुल जी के पास है उसको पब्लिक के सामने वो रखेंगे। वोट डिलीट नहीं हो रहा है बल्कि आपका दिमाग डिलीट हो गया है। वोट डिलीट नहीं हो रहा है बल्कि जब जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी ने डायनेस्टी को डिलीट कर दिया है। तो आपको लगता है कि जो डायनेस्टी का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि सभी वोट उसको मिलने चाहिए, किसी और को मिल गया तो कहेंगे चोरी हो गई। ये साबित हो गया है कि चुनाव आयोग और ये सरकार ये आपस में मिलकर वोट चोरी करा रहे हैं और इस देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है। क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। अब अगली खबर पर चलते हैं जो बिहार की चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में हैं। यहां उन्होंने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद थे। दोनों नेताओं की मुलाकात में क्या बात हुई ये तो बाहर नहीं आया है, लेकिन बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं की अमित शाह के साथ हुई बैठक में चिंताजनक खबरें जरूर आई हैं। सूत्रों का दावा है कि बिहार में प्रशांत किशोर का बढ़ता वोट बैंक बीजेपी को परेशान कर रहा है।
आज प्रशांत किशोर बीजेपी की शीर्ष रणनीतिक बैठक में चर्चा के केंद्र में है। दावा है कि कल शाम जब अमित शाह पटना पहुंचे और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई तो चर्चा के दौरान एक आंकड़ा पेश किया गया, जिसके अनुसार बिहार में पीके का वोट बैंक लगभग 14% है, जिसमें 10% बीजेपी के वोटर्स हैं। अमित शाह ने बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं को इस संबंध में कुछ टास्क और टिप्स दिए हैं, जिससे अपने वोट बैंक को कायम रखा जा सके। वैसे बीजेपी का एक आकलन ये भी है कि प्रशांत किशोर के साथ भले ही अभी 5 से 6% वोट दिख रहे हों, लेकिन चुनाव करीब आते आते ये घटकर 2 से 2.5% रह जाएगा। वजह यह है कि पीके ने अभी हर विधानसभा में 10-10 लोगों को टिकट देने का वादा किया है, पर टिकट एक को मिलेगा। ऐसे में 9 नाराज होंगे। साथ ही बीजेपी नेताओं का तर्क है कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को मिलाकर जो करीब 10 से 11% वोट एनडीए से दूर चला गया था, वो इस बार उनके साथ है। दरअसल प्रशांत किशोर पिछले 2 वर्ष से लगातार बिहार के एक-एक जिले की कई बार यात्रा कर चुके हैं। उनके निशाने पर पिछले 3 दशक का शासन है, चाहे वो लालू, राबड़ी, तेजस्वी हो या फिर नीतीश और बीजेपी। दूसरों के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले पीके ने खुद के लिए ऐसी रणनीति बनाई है कि बिहार के दोनों गठबंधन यही आकलन करने में लगे हैं कि पीके और जनसुराज ज्यादा किसको डैमेज कर रहे हैं। इंटरनल मीटिंग में भले ही पीके की चर्चा हो, लेकिन सार्वजनिक मंचों से तेजस्वी के निशाने पर बीजेपी और बीजेपी के निशाने पर आरजेडी है। आज अमित शाह ने 2 जगह पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी बिना छुट्टी लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो हर 6 महीने में विदेश में छुट्टी मनाते हैं। भारत माता की। ये 24 साल में बिहार वालों एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मोदी जी ने छुट्टी ली हो, वैकेशन मनाया हो। और कुछ नेता है 6 माह भी नहीं होता है, गर्मी बढ़ जाती है, तुरंत विदेश दौरा करने के लिए चले जाते हैं और फिर वापिस। अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं? मैं बताता हूं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। वन डे राहुल गांधी बिहार के गरीबों की, बिहार के युवाओं की चिंता नहीं करते, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता करते। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बना दो। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम है। घुसपैठिए लालू और राहुल की वोट बैंक है, वोट बैंक है। और सत्ता में अब बात पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई डिफेंस डील की, जिसकी आज खूब चर्चा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक खास रक्षा समझौते पर साइन किया है। वैसे तो कई देशों में डिफेंस डील होती है, लेकिन इस डिफेंस डील की इतनी चर्चा इसलिए है क्योंकि इसमें परमाणु गारंटी वाला एंगल है। डील के मुताबिक अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो इसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक तरह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब को परमाणु बम वाली गारंटी दे दी है। इस डिफेंस डील के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर दोनों सऊदी अरब पहुंचे थे, जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, जिसके मुताबिक अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। किसी भी तीसरे देश की आक्रामकता का सामना पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर करेंगे। एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए है और किसी खास देश या घटना के खिलाफ नहीं है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ ये सिर्फ एक सैन्य समझौता है या इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा है।
बड़ी खबर इस वक्त, राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, युवा, छात्र और जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं युवा, छात्र और जेनजी के साथ, राहुल गांधी ने कहा है।